दोस्तों हाल ही में मैंने द गॉज नाम की एक मूवी को देखा है जो कि इसी महीने 14 फेब को रिलीज हुई है। इस फिल्म को स्कॉट डिरिक्सन डायरेक्ट किए हैं और IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। वहीं रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 64% फ्रेश। अब गॉज का मतलब क्या होता है? वेल, दो पहाड़ी के बीच के पतले जमीन को ही हम गॉज कहते हैं, जिसमें से एक नदी भी बहती है। एनीवेज, आज की वीडियो में हम गॉज मूवी की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम द्रासा नाम के एक स्नाइपर से मिलते हैं जो एक टनल में पिछले 10 दिन से रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे पास ही के एक एयरपोर्ट में आए किसी गवर्नमेंट डेलीगेट को समाप्त करने का टास्क मिला था। बेसिकली द्रासा एक असैसिन थी जो अपने काम में माहिर थी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो बहुत दूर से अपने काम को बड़ी ही आसानी से अंजाम देती है। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि अपना काम खत्म करने के बाद वो बुलेट शेल को अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी ओर हम लेवाई नाम के एक और शार्प शूटर स्नाइपर से मिलते हैं जिसे आए दिन एक नाइट में आया करता था। एक रोज वो अपने नाइट में से परेशान होकर बीच पे जा बैठता है और कोई पोएम भी लिखता है कि तभी उसे किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है जो उसे सी पेंडल्टन वाली जगह में रिपोर्ट करने को कह रहा था। लेवाई अब वैसा ही करता है और अंदर वो एक लेडी से मिलता है जो लेवाई से कुछ पूछताछ करने लगती है। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि लेवाई नेवी से 4 साल पहले रिटायर हुआ था और वो एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर था। ये लेडी उससे पूछती है कि क्या लेवाई अभी तक कोई टास्क वगैरह कर रहा है क्या, जिसपे लेवाई कहता है कि पिछले टास्क के दौरान एक ऑफिशियल ने उससे कहा था कि वो प्रोजेक्ट्स के लिए फिट नहीं है, तब से उसने कोई काम नहीं किया है। लेडी उससे ये भी पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फैमिली मेंबर है, जिस पे लेवाई ना कहता है। अब बातचीत के अंत में लेडी लेवाई को एक टास्क देती है जिसके लिए लेवाई मान जाता है। मतलब ये सारा पूछताछ लेवाई के अपॉइंटमेंट का ही हिस्सा था। वही स्टोरी वापस द्रासा पे आती है जो लिथुआनिया में अपने मदर के ग्रेव को विजिट कर रही थी और उसके फादर भी वहीं थे। दोनों फादर डॉटर आपस में बातचीत करते हैं जहां द्रासा अपने लाए खाली बुलेट शेल को अपने डैड को दे देती है। बेसिकली द्रासा को अच्छा नहीं लगता था कि वो लोगों को खत्म करने का काम करती है, इसीलिए वो हमेशा अपने खाली बुलेट्स अपने डैड को दे दिया करती थी एज ए पार्ट ऑफ गिल्ट, या फिर हम रिग्रेट कह सकते हैं। अब द्रासा के डैड एक कैंसर पेशेंट थे और वो द्रासा से कहते हैं कि आने वाले वैलेंटाइंस डे में वो खुद को समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो अब द्रासा की माँ है उनके पास और द्रासा भी अपने जीवन में काफी बिजी रहती है। देन उनको कैंसर भी है जो कि धीरे धीरे उनको खोखला करते जा रही है। अब ये सुनना द्रासा के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन वो अपने डैड के डिसीजन को समझती है। अंत में द्रासा बताती है कि उसे एक मिशन के लिए चुना गया है जिसके लिए वो 1 साल घर वापस नहीं आ पाएगी। खैर, अब सितंबर के महीने में लेवाई का मिशन स्टार्ट हो जाता है और उसे एक एयरप्लेन में सेडेट करके एक अनजान लोकेशन पे लाया जाता है। यहाँ उससे उसकी सारी बिलोंगिंग्स भी ले ली जाती है। उसे लोकेशन बता दी जाती है, मतलब उसे कहाँ जाना है, और देन एयरप्लेन से जंप कर कठिन पहाड़ियों को पार कर लेवाई एक सुनसान सी जगह पे पहुंचता है। वहाँ उसे एक और सोल्जर रिसीव करता है जो उसे बताता है कि ये एरिया इतना सुनसान है कि पिछले 1 साल से उसने किसी से बात भी नहीं किया है। हम समझ पाते हैं कि ये मिशन गॉज के वेस्ट टावर पे ड्यूटी करने की थी, जहां हर साल एक सोल्जर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे इस साल लेवाई को अपॉइंट किया गया था, ऐसा ही एक लाइट टावर ईस्ट में भी था जहां कोई और ड्यूटी देते होंगे जिनसे बात करना अलाउड नहीं था। इनफैक्ट बात किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि दोनों टावर्स के बीच बहुत डीप गॉज था। बेसिकली लेवाई का काम था टावर में रह के हर दिन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को चेक करना, पेट्रोलिंग करना और जो भी उसे असाइन ड्यूटीज है उन सबको निभाना। लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि गार्ड किसे और क्यों करना है। अब इस पूरे एरिया में क्लोकर्स लगे हुए थे जो यहाँ के फॉल्स सिग्नल्स भेजा करते थे ताकि ये जगह किसी भी स्पाई सैटेलाइट के डिटेक्शन में ना आए। इसका मतलब कि ये जगह काफी सेंसिटिव थी जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था। जेडी जो कि यहाँ का प्रीवियस ऑफिसर है, वही ये सारी बातें लेवाई को बता रहा था और उसका कहना था कि बाहर से फोन वगैरह भी यहाँ नहीं आ सकता, बस एक रेडियो है जिसमें पैनिक बटन है और शायद यही बाहर सिग्नल भेजने का काम करता था। लेकिन सिग्नल किसको जाता है ये भी किसी को नहीं मालूम। अब जेडी एक्सप्लेन करता है कि अगर ये सारे क्लोकर्स एक बार में डिस्ट्रॉय हो गए तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल चालू हो जाएगा। इस पे लेवाई पूछता है कि स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल क्या है, जिसपे जेडी कहता है कि वो नहीं पता। वैसे जेडी यहाँ एक काम की बात करता है कि अगर लेवाई एयर रेड साइरेंस की आवाज सुनता है तो भागना शुरू कर देना और रुकना मत। ये जगह कोल्ड वॉर्स के दौरान बनाई गई है जहाँ दोनों साइड्स के देशों ने ये प्रण लिया कि इस जगह को प्राइवेट रखेंगे और तभी से वेस्ट की कंट्री यानी यूएस अपने साइड से किसी को भेज
भेजते हैं एज गार्ड और ईस्ट वाले अपने साइड से। अब लेवाई यहाँ सब कुछ तो समझ गया था, लेकिन उसका मकसद क्या है? मतलब क्या उसे लोगों को गॉज में आने से रोकना है? जिसपे जेडी कहता है कि इसका उल्टा, तुम्हें गॉज से किसी भी चीज को बाहर नहीं आने देनी है। जेडी का मानना है कि ये गॉज हेल का प्रवेश द्वार है और ये लोग उसके गेट कीपर्स हैं। गॉज में कुछ अजीब क्रीचर्स रहते हैं जिसे द हॉलो मैन कहा जाता है। अब यहाँ इस गॉज को लेके एक और बात प्रचलित है कि 1940s के दौरान 3 बटालियन को यहाँ भेजा गया था, मतलब गॉज को क्लीन करने के लिए, लेकिन उनमें से एक भी आदमी वापस नहीं आया। उन बटालियंस में लगभग 2400 कैवलरी थे, मतलब हॉर्स वाले सोल्जर्स, जिनका कुछ भी पता नहीं चला। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि द हॉलो मैन फेमस पोएट टी.एस. एलियट की एक पोएम है, जिसके बारे में हम थियरी सेक्शन में बातें करेंगे। खैर, तो अगले दिन जेडी की ड्यूटी समाप्त हो जाती है और वो लेवाई को यहाँ रख के निकल जाता है। जेडी को बाहर ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आई थी, जहाँ वो चढ़ता है और पायलट को अपना परिचय देता है, लेकिन जैसे ही जेडी ऐसा करता है, हेलीकॉप्टर के अंदर से ऑफिशियल उसे गोली मार देते हैं और उसे वहीं गॉज में फेंक देते हैं। अब ये सब वही औरत करवा रही थी जिसे हमने लेवाई को अपॉइंट करते हुए देखा था। इसका मतलब आज तक यहाँ से कोई भी ऑफिसर बाहर नहीं जा पाया है। तो दोस्तों, इस तरह से गवर्नमेंट इस जगह की सिक्योरिटी इंश्योर करती है। इनफैक्ट 1 साल बाद लेवाई के साथ भी यही होने वाला था। खैर, लेवाई टावर में अपने दिन काटने लगता है, जो कि अकेलेपन से ही भरा हुआ था और वो डेली अपना ड्यूटी निभाया करता था। तो अब अक्टूबर का महीना आ जाता है और एक रोज लेवाई को बुक शेल्फ के पीछे कई सारे लोगों के लिखावट मिलती है, जहां उन्होंने अपनी फेवरेट पोएम्स की लाइन लिखी हुई थी। वहीं लेवाई को एक पोएम की लाइन दिखती है जहां लिखा था कि जो ये रिस्क ले सकते हैं कि वो कितना आगे जाएंगे, सिर्फ वही लोग जान सकते हैं कि वो कितना आगे जा सकते हैं। अब दोस्तों, इस कोट को याद रखिएगा क्योंकि ये लेवाई की जिंदगी बदलने वाली है। खैर, अब लेवाई को सामने वाले ईस्ट टावर से चेन सॉ की तेज आवाजें आ रही थी और वो अपने हाईटेक बाइनोक्यूलर से देखता है कि सामने एक लड़की पेड़ के ट्रंक को सॉ कर रही थी। और दोस्तों, आप गेस कर सकते हो कि वो लड़की कौन होगी? वेल, शी इज नन अदर देन द्रासा। इसका मतलब ईस्ट साइड से द्रासा को अपॉइंट किया गया था टू गार्ड द ईस्टर्न रिम। उसी रात 3 बजे लेवाई की नाइट में ऐसे नींद खुलती है और एक बोतल से वो चोटिल हो जाता है। अब जल्दी से वो खुद को बैंडेज करता है और उसमें सामने वाले टावर को देखने की इच्छा होती है जहां वो द्रासा को बैठा पाता है। अब अगले दिन द्रासा का बर्थडे था और वो एक छोटा सा केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अकेलेपन से परेशान होकर वो भी लेवाई को देखने लगती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो एक पिस्टल फायर कर लेवाई का ध्यान अपनी ओर खींचती है। एक पेपर पे वो लेवाई से उसका नाम पूछती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब क्योंकि दोनों ने कई दिनों से किसी से कांटेक्ट नहीं करा था, तो दोनों ही काफी खुश थे और द्रासा तो फुल वॉल्यूम में गाने वाने बजाकर नाचने भी लगती है। तभी इनके एंजॉयमेंट के दौरान द्रासा कुछ अनयूजुअल नोटिस करती है और वो लेवाई को भी इशारा करती है कि भैया गॉर्ज की तरफ देखो। एंड टू देयर शॉक, दोनों साइड के वॉल से क्लाइंब कर कुछ हॉलो मैन इनके टावर की तरफ बढ़ रहे थे। अब लेवाई द्रासा के वॉल पे चढ़ रही क्रीचर्स पर निशाना लगाता है और द्रासा लेवाई के वॉल पर, और क्योंकि दोनों ही काफी अच्छे शूटर थे तो वो कैसे भी इस खतरे का मुकाबला कर लेते हैं। एक हॉलो मैन तो द्रासा के टावर तक भी चढ़ आता है, लेकिन द्रासा उसे खत्म कर वापस गॉज में फेंक देती है। अब इस चक्कर में द्रासा चोटिल हो गई थी, लेकिन कैसे भी वो खुद को संभाल लेती है। इस सबसे एक बात तो प्रूव हो गया था कि हॉलो मैन वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और उस रात पहली बार ये दोनों हॉलो मैन को अपनी आंखों से देख पाए थे। अब अगले दिन लेवाई गॉज से एक ड्रोन जैसी चीज को उड़ते हुए देख पाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है। खैर, अब आए दिन ये दोनों एक दूसरे से राइटिंग्स के थ्रू बातें करते हैं और इनका बॉन्ड गहरा होने लगता है। लेवाई अपने साथ साथ हमेशा द्रासा पे भी ध्यान रखता और वहीं द्रासा भी लेवाई की पूरी मदद करती। तो समय बीतता जाता है और अब क्रिसमस का दिन आ जाता है। लेवाई कई सारे बल्ब्स वगैरह से एक क्रिसमस ट्री सजाता है और उसे देख द्रासा काफी खुश होती है। दिन वैसे ही बीतता रहता है और दोनों अपने रूटीन वर्क्स करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। तो फरवरी आ चुका है और एक रात लेवाई को वही नाइट में आता है और आधी रात को उठते ही उसे द्रासा का ख्याल आता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि वो बहुत दूर है और शायद इस लाइफ में कभी मिल नहीं पाएंगे। अब अगले दिन पेट्रोलिंग के दौरान लेवाई द्रासा को नहीं देख पाता और रात को वो उससे पूछता है कि तुम पेट्रोल करने क्यों नहीं आई, जिसपे द्रासा रोते हुए कहती है कि वो काफी उदास है और लेवाई को मिस भी कर रही है। द्रासा की ये हालत देख लेवाई के सर मानो जिद चढ़ जाता है और उसे वही लाइन आ जाती है कि जब तक तुम आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लोगे तब तक हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए वो द्रासा के पास जाने का तरीका सोचने लगता है। खैर, अब लेवाई थ्रू जिप लाइनिंग ईस्ट एंड तक जाना चाहता था, जिसके लिए वो एक हैंड ग्रेनेड को बहुत सारे केबल्स वगैरह के साथ ईस्ट कोस्ट तक लॉन्च कर देता है और उसके इस प्लान को देख द्रासा भी उसकी मदद करती है। अब एज प्लान लेवाई तैयार होकर कुछ फ्लावर्स वगैरह लेकर द्रासा से मिलने जाता है, लेकिन बीच में ही उसकी स्ट्रिंग्स अटक जाती है। ऐसे में वो हाथों से चढ़ाई करते हुए ईस्ट टावर तक पहुंचता है। द्रासा भी उसे देख बहुत खुश होती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। अब लेवाई और द्रासा अपने अपने शूटिंग करियर के बारे में बात करते हैं और हम जान पाते हैं कि लेवाई वर्ल्ड के टॉप 5 स्नाइपर शूटर्स में से एक था। दोनों को यह भी नहीं पता था कि ये जगह आखिर कहाँ है और हॉलो मैन कौन है और ऐसे क्यों है। मतलब लेवाई बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा था इस जगह के बारे में और लेवाई को जो नाइट में आती थी वो उसके लाइफ का पहला कॉन्साइनमेंट था और वही चीज उसे आज तक हॉन्ट करती थी। बात
बातों बातों में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और रात को इंटीमेट भी होते हैं। अब यहाँ द्रासा उदास थी क्योंकि फेब के मंथ में ही उसके फादर वो काम करने वाले थे। क्या बोलूंगा नहीं, वरना यूट्यूब गलत करता है मेरे साथ। बेसिकली द्रासा को अपने पिता को गुड बाय बोलने तक का टाइम नहीं मिला था और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अब अगले दिन सुबह लेवाई को अपने साइड जाना था तो वो निकल पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि उसके साइड के वॉल पे एक्सप्लोजन्स वगैरह हो रही थी, जिसके चलते उसकी रस्सी भी टूट जाती है और ऐसे में वो नीचे गिरने लगता है। द्रासा भी ये हादसा देख लेवाई को बचाने अपने आर्म्स वगैरह लेकर गॉर्ज में कूद पड़ती है। द्रासा सीधे गॉर्ज के एक नदी में गिरती है और उसका पैराशूट उसे डुबोने लगता है और एंड मोमेंट पे वो उसे खुद से अलग करके बचती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में द्रासा का ऑटो असेंडर मशीन, जिससे दोनों ऊपर चढ़ सकते थे, वो नदी में गिर जाती है, जिसके बारे में द्रासा को नहीं पता होता। अब वहीं लेवाई एक पेड़ से लटक रहा था जिसपे एक बड़ी सी सेंटीपीड जैसी चीज आक्रमण करने ही वाली थी कि वो उसे शूट कर देता है। देन वो खुद भी पेड़ के रूट में जा गिरता है जो चिपचिपी सी होती है और उसे जकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी द्रासा उस क्रीचर पे हमला कर लेवाई की जान बचा लेती है। खैर थोड़े मेल मिलाव के बाद दोनों इस अजीब सी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इस जगह घने जंगल थे जो कि अलग अलग रंगों के थे और दोनों को ही नहीं पता था कि आखिर वो कौन से रिल्म में हैं। अब अचानक उन पे 3 हॉर्समैन हमला कर देते हैं जो इनको चोटिल करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों भी उन्हें बराबरी का टक्कर देते हैं। ये हॉर्समैन थे तो इंसान के आकृति के, लेकिन उनके पूरे बॉडी में से पेड़ का जो जड़ होता है ना, वो काइंड ऑफ निकल रहा था। मतलब हम कह सकते हैं एक पेड़ और इंसान का मिक्स लग रहे थे ये लोग। द्रासा भी तब डिस्कवर करती है कि उनके पास ऑटो असेंडर नहीं है और उन्हें यहाँ से निकलने का कोई और प्लान बनाना होगा। अब लेवाई हॉर्समैन के कपड़े देखिए समझ जाता है कि ये 1940s के वही सोल्जर थे जिनको गॉर्ज में भेजा गया था इसे साफ करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात है कि इंसान यहाँ पेड़ कैसे बन गए हैं, और तो और वो 1940s से अभी तक जिंदा कैसे हैं। खैर अब ये दोनों गॉर्ज में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में कई जगह उन्हें कुछ मृत शरीर वगैरह दिखती है जो पेड़ बन गए थे। मतलब ये हेल जैसा ही लग रहा था, और हेल्स पैराडाइज अगर किसी ने एनीमे देखा है तो उस तरह की थोड़ी वाइब आई थी। चलते चलते ये एक चर्च टाइप की जगह में घुसते हैं और अंदर बेंचेस पे कई सारे स्केलेटन्स पड़े थे। लेवाई नोटिस करता है कि ये सारे लोग खुद को समाप्त करे थे क्योंकि एक लेडी के हाथ में साइनाइड की शीशी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इस जगह ऐसा क्या था जो मौत से भी भयंकर था कि लोग उसे फेस नहीं कर पाए। तभी द्रासा और लेवाई पर कई सारे स्पाइडर्स हमला कर देते हैं जिनके सर ह्यूमन स्केलेटन्स जैसे थे। एट द सेम टाइम कुछ बाहर के क्रीचर्स भी चर्च का दरवाजा तोड़ अंदर आते हैं। अब मुसीबत बहुत थी, लेकिन हमारे दोनों स्नाइपर्स सभी को भून कर चर्च से बाहर आ जाते हैं और गॉर्ज के वॉल पे एक दरवाजा था जिसके अंदर चले जाते हैं। रेंगते हुए ये एक केव जैसी जगह में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक रूम था और दोनों अंदर घुस जाते हैं। अब ये रूम अंदर से किसी लैब जैसा लग रहा था और लेवाई को कुछ कैसेट वगैरह भी मिलते हैं। तभी द्रासा को एक पावर जनरेटर मिल जाती है और उसे ऑन कर ये लोग प्रोजेक्टर के हेल्प से उस कैसेट को चलाते हैं। अब वीडियो में इन्हें एक साइंटिस्ट दिखती है जो कुछ सीक्रेट बातें बताती है। बेसिकली ये जो फैसिलिटी था वो 1946 में बनाया गया था फॉर रिसर्चिंग ऑन बायोलॉजिकल एंड केमिकल मिसाइल्स। ये ईस्ट और वेस्ट कंट्रीज का सीक्रेट कोलिजन रिसर्च प्रोग्राम था। अब 1946 के दौरान ही इनके यहाँ 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया जिससे ये पूरा लैंडफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। ऐसे में मिसाइल बनाने के केमिकल्स लीक भी होने लग गए और यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई कि रिसर्च छोड़ साइंटिस्ट को ये इंश्योर करना पड़ा कि कोई भी केमिकल लीकेज बाहर की दुनिया में ना चली जाए। ये केमिकल्स इतने हजार्डस थे कि यहाँ के संपर्क में आने से इंसान और जानवर, इनफैक्ट प्लांट्स का डीएनए मर्ज होने लगेगा और इन्हीं मर्जर से ऐसे क्रिएचर्स पैदा हुए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इस जगह में इतने भयंकर क्रिएचर्स और प्लांट्स मौजूद हैं। दिस प्लेस वाज लाइक अ हेल क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट्स ओनली। वीडियो से इन्हें यह भी पता चलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ कुछ दिन के लिए रहता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ दिन से ज्यादा बीत गए तो केमिकल असर कर सकती है। अब ये केमिकल होस्ट के बॉडी पे 5 दिन में असर दिखाना शुरू करती है। तो हाँ, 5 दिन के क्वारंटाइन से आप पता लगा सकते हो इफ यू आर इन्फेक्टेड। खैर वीडियो की चीजें समझने के बाद द्रासा कहती है कि अगर वो दोनों जल्दी से इस पिट को छोड़ ऊपर उठ सके तो वो दोनों बच सकते हैं। अब इस रूम के अंदर लेवाई को कंप्यूटर्स वगैरह मिलते हैं व्हिच वाज शॉकिंग क्योंकि 1946 में तो कंप्यूटर्स नहीं थे ना। इस पे हमें पता चलता है कि जिस लेडी ने लेवाई को यहाँ भेजा था वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है। शी इज द हेड ऑफ डार्क लेक पारा मिलिट्री जो 1946 के इस हादसे के बाद यहाँ इस पिट में रिसर्च वगैरह कराई जा रही है इन द होप कि इनकी कंपनी इस डीएनए म्यूटेशन से एक सुपर सोल्जर बना सकेगी जिससे यूएसए को कभी कोई भी जंग में नहीं हरा सकेगा। और क्योंकि वो ये काम यूएस मिलिट्री के लिए कर रही है इसलिए मिलिट्री भी अपने आदमियों को इस काम के लिए पुश कर रही थी, जस्ट लाइक जेडी एंड अब लेवाई। ना उसी कंप्यूटर में इन्हें एक स्ट्रे डॉग नाम का फाइल मिलता है जिसमें ये पूरे रिसर्च की सबूत थी और इन्हें एक मिसाइल मिलती है नेम्ड स्ट्रे डॉग जिसके एक्टिवेशन से गॉज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मिसाइल खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी जब ये गॉज बाहर के सैटेलाइट से एक्सपोज हो जाएगी और 4.2 किलोमीटर के दायरे से बाहर होने से लोगों में कोई रेडिएशन नहीं फैलेगा। अब दोस्तों ये सारी टेक्निकलिटीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
क्योंकि मूवी के पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी है। खैर द्रासा और लेवाई रूम से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी लेवाई द्रासा को काइंड ऑफ थैंक यू बोलता है उसके एंड टाइम में उसके साथ रहने के लिए। मतलब यहाँ लेवाई द्रासा से प्यार करने लगा था। अब अगले पल द्रासा फिगर आउट करती है कि उसने फैसिलिटी में घुसते वक्त अपना बैग गेट पे रखा था, लेकिन अब वो बैग वहां नहीं है। लेवाई कहता है कि ये सब उन्हीं क्रीचर्स का काम है जो कि इन दोनों के साथ खेल रहे हैं। नाउ गेट के बाहर ही द्रासा को उसका बैग दिखता है और जैसे ही वो उसे लेने जाती है तो वही हॉर्समैन वापस उस पर अटैक कर देते हैं और इस बार द्रासा को एक ट्रैप में फंसाकर रस्सी से खींचते हुए अपने अड्डे पे ले जाते हैं। द्रासा फाइट बैक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इवेंचुअली वो पेड़ों से टकराकर जख्मी हो जाती है और सून अपना होश खो देती है। लेवाई भी उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक हॉर्स को चेज नहीं कर सकता। खैर लेवाई द्रासा को ढूंढते ढूंढते मेन गैस चेंबर तक जा पहुंचता है और अंदर हम उसी हॉर्समैन को द्रासा पर अत्याचार करते हुए देखते हैं। द्रासा भी हार मानने वालों में से नहीं थी और वो क्रीचर के साथ काफी फाइट करती है। ये जो क्रीचर था वो था तो इंसान ही, लेकिन उसमें प्लांट्स का डीएनए भी था और साथ ही एक स्नेक भी उसके बॉडी से अटैच्ड था, इंडिकेटिंग कि म्यूटेशन के कारण सारी चीजें एक हो गई थी। द्रासा क्रीचर में आग लगा देती है और तभी लेवाई भी वहां आकर क्रीचर को गोलियों से खत्म कर देता है। अब दोनों चेंबर से बाहर निकलते हैं और एक ब्रिज जैसे एरिया से गुजरते हैं जहां सारे इंसान पेड़ और इंसेक्ट्स के साथ जुड़कर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रहे थे। गलती से द्रासा एक क्रीचर को जगा देती है, जिसके चलते सारे क्रीचर्स द्रासा को पकड़ लेते हैं, लेकिन कैसे भी लेवाई उसे छुड़ाता है और द्रासा पूरे क्रीचर्स के बॉडी में आग लगा देती है, जिससे ये सारे जलने लगते हैं। फैसिलिटी से बाहर निकलकर इन्हें एक जीप मिलती है जो चढ़ाई के लिए परफेक्ट था और ये लोग निकल पड़ते हैं गॉज के वॉल पे चढ़ने। इनका प्लान कामयाब भी होने लगता है और दोनों ढेर सारे क्रीचर्स को खत्म कर जीप में बैठ के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे क्रीचर्स भी जीप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लेवाई फाइट करता है और फाइनली जीप में आग लगाकर दोनों उसे नीचे फेंक देते हैं और खुद हाथों से वॉल पे चढ़ने लगते हैं। जैसे ही जीप में आग लगती है सारे क्रीचर्स भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, मतलब लेवाई और द्रासा बच गए हैं। ये लोग अब तय करते हैं कि 5 दिन ये खुद को क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये इस गॉज को खत्म करके जाएंगे। क्यों? ताकि आगे कोई भी सोल्जर यहाँ डिप्लॉय ना हो सके और ये खूनी एक्सपेरिमेंट बंद हो जाए। सो एज प्लान लेवाई अपने साइड वापस जाता है जिप लाइनिंग करके, जो इस बार द्रासा ने बनाया था, और वो जाते जाते द्रासा को आई लव यू भी कहता है। खैर अब अपने एरिया पहुंचकर लेवाई रेडियो से अपना अपडेट देता है और वहीं ऑपोजिट तरफ से इस बार डार्क लेक की हेड उससे बात करती है, आस्किंग कि क्या तुम गॉज के अंदर गए थे। लेवाई उनसे झूठ बोलता है कि नहीं वो नहीं गया, लेकिन उसने एक दिन एक ड्रोन जैसी चीज को गॉज से बाहर आते देखा था। हेड उसे अपने काउंटर पार्ट यानी द्रासा को खत्म करने का ऑर्डर देती है और लेवाई उसे हाँ कह देता है। मतलब यहाँ लेवाई ये इंश्योर कर रहा था कि डार्क लेक की हेड उसे ट्रस्ट करे ताकि वो अपना प्लान आराम से एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन दोस्तों हेड तो उससे भी 2 कदम आगे थी, क्योंकि वो लेवाई को अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रही थी, क्योंकि लेवाई के रेडियो में एक हिडन कैमरा था जिसके बारे में लेवाई को नहीं पता था। इनफैक्ट स्क्रीन पे सिर्फ लेवाई ही नहीं बल्कि द्रासा भी थी। अब डार्क लेक की हेड को पता चल चुका था कि लेवाई उनके खिलाफ जाकर ईस्टर्न काउंटर पार्ट से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा था और इसलिए अपने सोल्जर्स को लेकर लेवाई और द्रासा को खत्म करने निकल पड़ती है। वहीं लेवाई और द्रासा भी काम पे लग गए थे और दोनों देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन इविल हेड के ड्रोन उनके पीछे पड़ चुके थे। ड्रोन से लगातार फायरिंग हो रही थी जिससे दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे और वहीं हेड लेवाई का लिखा हुआ मैसेज पढ़ती हैं, दैट इज 3 थिंग्स कैन नॉट बी हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। और तभी बाहर से द्रासा फैसिलिटी के लगाए क्लोकर्स पे फायर कर देती है और दूसरी ओर से लेवाई भी फायर करता है, जिससे एक के बाद एक सारे क्लोकर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि क्लोकर्स के हटने से सैटेलाइट्स इस जगह को डिटेक्ट कर लेंगे, जिसके चलते स्ट्रे डॉग सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी अपने आप लॉन्च हो जाएगा। अब हेड ये बात बाद में समझ पाई, जिसके चलते उसके पास भागने का मौका नहीं रहा। फिर भी सारे सोल्जर्स वगैरह को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन सून 2 ही मिनट में हेलीकॉप्टर के साथ पूरी फैसिलिटी ब्लास्ट हो जाती है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि लेवाई का क्या हुआ? वेल हम देखते हैं कि वो 2 मिनट में जितना भाग सकता था फैसिलिटी से दूर भागा और फिर एकदम से एक्सपोज हो गया और गॉज में बहने वाली नदी में कूद गया, लेकिन वो बच पाया या नहीं ये अभी नहीं दिखाया गया। वहीं द्रासा प्लान को अंजाम देने के बाद भागकर एक केव में छुप गई और खुद को क्वारंटाइन कर ली। लेवाई और द्रासा ने प्लान बनाया था कि वो दोनों फ्रांस के किसी जगह में छुप जाएंगे जहां उन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, और लेवाई ने उसे एक लेटर देते हुए कहा था कि अगर 5 दिन क्वारंटाइन करने के बाद भी अगर हम एक दूसरे से नहीं मिले तो तुम इस चिट्ठी को खोलना। द्रासा अब खुद को 5 डेज क्वारंटाइन कर फ्रांस चली जाती है, लेकिन उसके बहुत इंतजार करने पे भी लेवाई नहीं आता। वो लेटर को खोलती है और उसमें लेवाई ने द्रासा के लिए एक पोएम लिखा था जिसे पढ़कर द्रासा बहुत रोती है। इसका मतलब लेवाई रेडिएशन की चपेट में आ गया होगा और वो कभी भी यहाँ नहीं आ पाएगा। खैर अब अप्रैल का महीना आ जाता है और द्रासा एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है और अपने पास्ट से मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक टेबल पे लेवाई उसका वेट कर रहा है।
यस, फाइनली लेवाई मेड इट, और 1 महीने लेट ही सही, लेकिन द्रासा के पास वो आया जरूर। मतलब ये दोनों अब शांति से जी सकेंगे और यहीं पे द गॉज मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द गॉज मूवी की कहानी, जो कि काफी सिंपल है, यहाँ कुछ ऐसा रिपीट करने लायक नहीं है। लेकिन एक बात जो आप मूवी देखते वक्त नोटिस करेंगे वो ये कि गॉज के अंदर वाला पूरा सीन वो किसी वीडियो गेम की तरह लगता है, और क्रिटिक्स का भी यही मानना है कि अगर इस फिल्म को फिल्म के बजाय एक वीडियो गेम बनाया गया होता तो ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो गेम होती। मूवी के राइटर जैक डीन का भी यही कहना है कि उन्होंने स्टोरी की इंस्पिरेशन कुछ वीडियो गेम से ली है, जैसे कि साइलेंट हिल, अनटिल डॉन और ऐसे कई सारे गेम्स हैं। खैर मूवी में बार बार टी.एस. एलियट के पोएम के रेफरेंसेस हैं, जिन्होंने द हॉलो मैन पोएम लिखा था, और उनके पोएम के मुताबिक हॉलो मैन वो आदमी है जो सिर्फ बाहर से ही आदमी जैसा दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली डेड होते हैं, जस्ट लाइक द क्रीचर्स फ्रॉम द गॉज। अब हॉलो मैन से तो आप डार्क लेग के हेड को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बस बाहर से ही इंसान जैसे दिखती थी, लेकिन अंदर से तो वो बिल्कुल शैतान थी, जो पिछले 75 साल से गॉज को डिस्ट्रॉय करने की जगह उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। मतलब हम इंसान अपने आप को इंसान मानते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में हॉलो मैन होते हैं। हर एक सीन आपको याद होगा जब डार्क लेग के ऑफिशियल जेडी को मार देते हैं, क्योंकि जेडी पूरे 1 साल तक गॉज के ऊपर रहा था, तो उसमें भी रेडिएशन के थोड़े बहुत चांसेस हो सकते थे। लेकिन सच बात तो ये है कि वो गॉज की बात बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे, जिससे उनका ये बड़ा सच सबके सामने आ जाता। इसलिए वो जेडी को खत्म किए, वरना उसे क्वारंटाइन करके चेक किया जा सकता था। मूवी में जो चर्च में स्पाइडर्स का हमला करने वाला सीन है वो रेसिडेंट इविल एपोकैलिप्स से इंस्पायर्ड है, व्हिच मेक्स इट स्पेशल। द गॉज हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट के मन की दूरी या इनकी इनिशियल डिस्टेंस का भी प्रतीक है, जहां दोनों ही अंदर से काफी टूट चुके थे, लेकिन फिर इवेंचुअली दोनों को एक दूसरे में वो कंफर्ट मिला जो वो हमेशा ढूंढते थे। अब मूवी के अंदर ऐसे कई सारे हिडन मीनिंग्स है जो कि व्यूअर्स को मूवी देखते वक्त जरूर नजर आई होगी, और मैं सब पे बात नहीं कर सकता, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वैसे कुछ लोगों का यही मानना है कि अंत में लेवाई द्रासा को देखा था, वो द्रासा का बस एक इमेजिनेशन था, मतलब वो इस तरह के ट्रॉमा में चली गई थी, बट आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन दिस, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। एनीवेज दोस्तों, ये थी द गॉज मूवी की एक्सप्लेनेशन, एंड उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।